तो आज हमने इनवाइट करा है रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन मिस्टर सजाद पूनेवाले सर को। तो हम रूलिंग पार्टी नहीं, हम सर्विंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का भाव जो था वो के मन में हुआ करता था। राहुल गांधी जी एज अ लीडर, आपके उस पर क्या विचार है? LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, LOP को कहते हैं। ही इज नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म, फोटोग्राफी एंड पोलराइजिंग प्रोपेगेंडा। मैं आपको तीनों उदाहरण देता हूँ। बार बार एक आरोप लगता है बीजेपी को एक पार्टी बोल दिया जाता है, ये हिंदुत्व पार्टी है। उसमें आरोप क्या है? ये तो सच है। ये सच है? हाँ हाँ बिल्कुल। हिंदुत्व सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, वे ऑफ लाइफ है। हिंदुस्तानी हिंदू है। सो व्हाई यू लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइंड बीजेपी? आप अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलो तो आपको निकाल देंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि राहुल से ना हो पाएगा। एंड एक आरोप लगता है सर कि दैट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ED और CBI, उस पर मोदी जी का बहुत कंट्रोल है। जेल के पीछे ना ED भेजती है, ना मोदी जी, ना बीजेपी भेजती है, कोर्ट भेजती है। वेलकम बैक टू द प्रतीक वर्ल्ड शो। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम जाएंगे पॉलिटिक्स की दरिया में, जहां पे हम पॉलिटिक्स को समझेंगे भी। सो उसके लिए टुडे वी हैव ऑनर टू हैव अ प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ बीजेपी, मिस्टर सजाद पूनेवाला सर, जो आज बहुत सारे करंट अफेयर्स पे भी रोशनी डालने वाले हैं। जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है। इस देश की डेवलपमेंट को, हमारे कंट्री के यूथ को लेके, और अपोजिशंस के जो आरोप लगते रहते हैं बीजेपी पर, उसको लेके हमने बहुत कुछ डिस्कस करा है। तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ मिलने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर। सो इस पॉडकास्ट में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। सो एंजॉय द शो। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आपका स्वागत है आज एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान के साथ। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है बिकॉज आज के मेहमान हमारे बहुत खास हैं। बिकॉज आज बात करेंगे हम पॉलिटिक्स के ऊपर, देश के ऊपर एंड बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और इसके लिए हम रूलिंग पार्टी से एक स्पोक पर्सन है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आज हमने इनवाइट करा है रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन, बीजेपी के स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन मिस्टर सजाद पूनेवाले सर को। सो वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बट केवल एक ही चीज़ आपको बता दूं, हम रूलिंग पार्टी नहीं, हम सर्विंग पार्टी है। यस, रूलिंग पार्टी का भाव जो था वो कांग्रेस के मन में हुआ करता था। इसलिए आज भी तीसरी बार चुनाव हारने के बाद भी, आप देखिए अभी UK के चुनाव खत्म हुए हैं, बिल्कुल, वहाँ पे ऋषि सुनक हार गए। उनको लगभग 18% सीट्स ही मिली। उनकी टैली जो है 110 आई 600 में से। हाँ। तो ऋषि सुनक ने, जैसे आम लोग करते हैं, उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पाया, नहीं जितवा पाया, तो मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं हट जाता हूँ। हाँ। यहाँ पर तीसरी बार 99 आने के बाद राहुल गांधी और उनकी मौसी वो पता है ना, वो वीडियो देखा ही होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, तो मौसी जो है 7वें आसमान पर है। यही अंतर है, वो रूलिंग क्लास है, हम लोग सर्विंग क्लास है। बिल्कुल सर, राइट आंसर। सर जैसे आप एक स्पोक पर्सन हो सर, स्पोक पर्सन बनते कैसे हैं किसी पार्टी के? बनते कैसे हैं, इसका कोई ऐसे डायरेक्ट रूट नहीं है, या ऐसा कोई ये नहीं है कि 10+2+3 इयर्स डिग्री कोर्स करके फिर आप स्पोक्स पर्सन बनोगे। इसमें यह है कि आपकी रुचि किस में है, आपका पैशन किस में है, और आपकी कैपेबिलिटी किस में है। ये तीनों चीज़ जब एक साथ आती है तो हमारी रुचि भी ये है कि भाई डे टू डे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, नीतियाँ क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उसमें आर्टिकुलेशन सुनना भी पसंद है, करना भी पसंद है। तो इससे पहले मैं मीडिया में था, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी काम करता था, जर्नलिस्ट के रूप में भी काम करता था। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बनने के लिए केवल उस दिन का नहीं है, उस दिन से लेकर उससे 50 साल पहले क्या हुआ और 50 साल आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आपको सोचना है, पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ को अगर आप साइट करते हो, या कोई चीज़ हुई है आपकी पार्टी की तरफ से, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसका एक प्रकार से रीजनिंग देने के लिए आपके पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स होने चाहिए, पास्ट के एग्जाम्पल्स होने चाहिए, या सामने वाला कोई विषय उठाए तो उसको काउंटर करने के लिए। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री की और पॉलिटिकल हिस्ट्री की नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे कि जो नॉलेज या बिना रीडिंग के आते हैं, वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं, फिर वो केवल चीखते चिल्लाते या तू तड़ाक से या पर्सनलाइज्ड गाली गलौज में इंडल्ज करते हैं। तो पैशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, और स्टडी के लिए आपके मन में वो उत्साह होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब होती है तब कहीं ना कहीं से मौका मिल ही जाता है। और आजकल तो क्या है, देखिए टीवी चैनल्स पे प्रवक्ता ज़्यादातर जाते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मेन प्रवक्ता का रोल आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले देखो तो ये होता था टीवी चैनल्स पर और प्रेस वार्ता।
टीवी चैनल्स तो बहुत ही कम थे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी के टाइम पे तो प्रेस वार्ता, फिर टीवी चैनल्स बढ़ने लगे तो स्पोक्स पर्सन का काम हो गया टीवी पे जाके डिफेंड करना डिबेट्स में। आज टीवी डिबेट्स कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता टीवी चैनल कोई देखता है। आपने लास्ट कब टीवी चैनल देखा होगा, याद है आपको? काफ़ी पहले। न्यूज़ चैनल तो देखा ही नहीं होगा। घर परिवार में भी आप देखोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है, कुछ सीनियर सिटीजन्स देखते होंगे, पर ज़्यादातर लोग फ़ोन पे बट ये है मम्मी पापा थोड़ा बहुत देखते हैं। मम्मी पापा देखते हैं तो क्योंकि उनका एक्सेस टू सोशल मीडिया या देयर टेम्परमेंट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखना कम है। आजकल हमारी जो जनरेशन या हमसे जो यंगर लोग हैं वो लोग सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, तो वहीं प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज एक स्पोक्स पर्सन का रोल केवल ये नहीं है कि भाई मैं प्रेस वार्ता करूँ या टीवी डिबेट में जाऊँ, बल्कि आप 24 घंटे कैसे अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को नरेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए आर्टिकुलेट कर सकते हैं, चाहे वीडियो या नॉन वीडियो फॉर्मेट में, ये भी काम होता है। तो इसीलिए नए जो स्पोक्स पर्सन बनते हैं उनको ये आना चाहिए, इसमें उनको एक्टिव रहना चाहिए और करना चाहिए। हमारे कई सारे पुराने स्पोक्स पर्सन ये नहीं कर पाते। अब देखो, केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली स्पोक्स पर्सन की जो बिरादरी है उसमें आप देखोगे तो जो नहीं कर पा रहे वो इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। हाँ, समय के साथ वो पीछे हो जाते हैं। क्योंकि एक पॉलिटिकल पॉइंट नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरल पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर आप समय के साथ जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उसको टच नहीं करोगे तो फिर आप इरेलेवेंट हो जाओगे। आप मोदी जी का एक चीज़ देखो, पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म होते रहना जरूरी है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है, वो तो हर 2-4 साल में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, लिंगो और प्लेटफॉर्म बदलते रहता है। बिल्कुल। आपने ये पॉडकास्ट कब शुरू किया? 6 months ago। हाँ, तो इससे पहले आप कैसे कम्युनिकेट करते थे, उसका तरीका बहुत अलग था। बिल्कुल। तो अब आपने पॉडकास्ट जब शुरू किया है तो मतलब डिजिटल एज में आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो। बिल्कुल। तो स्पोक्स पर्सन ऑल्सो हैज टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म ना, जनता जाए वहीं पर तो जाना है। राइट। तो उसमें एक मैं आपको बताऊं कि एज इज़ नॉट द इशू, टेम्परमेंट इज द इशू। एज चाहे आपका कुछ भी हो, आप उसको अडेप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मोदी जी का आप देखिए, मोदी जी का जबरदस्त सोशल मीडिया कंटेंट होता है, वो लैंग्वेज भी उस प्रकार की यूज कर वेरी एक्टिव आल्सो। आपने देखा जब वो गेमर्स के साथ बैठे थे तब उन्होंने नूब या वो जैसे वो कई सारे उनके जो पॉइंट्स होते हैं बोलने वाले, उसकी रील्स बन जाती है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। एंड इनफैक्ट मैंने बाल बुद्धि काफी ट्रेंड कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट मैंने एक चीज़ देखी थी कि दैट अंकित बयानपुरिया एक क्रिएटर है जो बहुत फेमस हो रहे थे इंस्टाग्राम पे अभी भी, राइट। एंड उनके साथ मोदी जी ने कोलैबोरेट करा था। तो हाँ, मोदी जी तो मतलब irrespective of the age, his thinking is very young. Yeah. He's very into it. And it's very ahead also. He's very ahead also, pragmatic also, and he is non-judgmental. Right. तो ठीक है, अगर वो उनके साथ ऐसा है जो मैंने सुना है लोगों से कि मान लीजिए कि एक जेन जी के कोई बैठे होंगे और एक सीनियर सिटीजन भी बैठे होंगे तो वो दोनों को कॉन्वर्जेशन में एंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल। वो सीनियर को कुछ पूछेंगे और फिर उसी से लेते हुए जेनजी से उनकी भाषा में, उनकी लिंगों में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक कि वो उनमें एक मुझे लगता है कैपेसिटी है टू अडेप्ट एंड टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड विद द टाइम्स। राइट। वो जब प्रधानमंत्री नहीं भी थे, जब वो प्रचारक के रूप में थे और प्रचारक के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो पहले हमारे जो संगठन के महामंत्री थे। ओके। तो उस समय पर भी वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उस समय पे जब हम लोग, कंप्यूटर किसी के घर में नहीं होता था तब वो लैपटॉप लेके चलते थे। ओके। फैक्स मशीन, मान लो उस समय पे फैक्स मशीन वाज अ बिग थिंग कि फैक्स मशीन से लोगों को, अपने जर्नलिस्ट को अपनी चीज़ें भेजनी होती थी। Right. तो उनके लिए फैक्स मशीन अरेंज करवा देना ताकि वो अपनी न्यूज़ की जो कॉपी बनाते थे वो भेज सके अपने ऑफिस में। तो उनके पास शायद वो कैसियो की या कोई डिजिटल डायरी भी थी। बिल्कुल। याद है वो, उन चीज़ों का फैड हम लोगों को तो बहुत बाद में लगा। पर डिस्पाइट हिम वो तभी mid-40s में तो रहे होंगे या 40s में। तो ही यूज्ड टू परस्यू टेक्नोलॉजी इन अ वेरी पैशनेट वे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ बदलना भी ज़रूरी है, एंड वो बदले भी हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति में या लाइफ में जो मैं कहता हूँ कि जो स्टैग्नेंट हो जाता है वो फिर वो दिक्कत हो जाती है आपको। यू हैव टू फ्लो विद द टाइम्स। तो मुझे लगता है कि ही फ्लोज विद द टाइम्स, एंड आई थिंक पॉलिटिक्स में तो ज़रूरी भी है, तो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में। तो एज अ स्पोक पर्सन भी ट्रांसफॉर्म करते रहना ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है, वरना आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे ना, वरना आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर ऑडियंस इंस्टाग्राम वाली है, उसकी कैपेसिटी ऑफ अटेंशन 30, 40, 50 सेकेंड्स है। मैं 3 घंटे का भाषण दे दूँ, बहुत अच्छा भाषण होगा,
पर वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और मैं वही चीज़ जैसे अभी और न्यू है या अजीत भारती हो गया या जो अभी आजकल रील्स बनाते हैं 1-1.5 मिनट के, वो उसमें मैंने 1.5 मिनट में 1.5 घंटे की बात बोल दी, वो व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंच जाएगी, तो वो पहुंच जाएगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। बिल्कुल सर, एज अ स्पोक पर्सन लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, अगर आप एक पार्टी के स्पोक पर्सन हो, प्रवक्ता हो, तो क्या ये पेड पोस्ट होती है? क्या पार्टी इस चीज़ के पैसे देती है या फिर ये एक बस सर्विस है? पॉलिटिक्स में कोई पेड पोस्ट नहीं होती। पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं तो वो एक वॉलंटरी आप देश के लिए या आप अपनी विचारधारा के लिए आते हैं। उसमें फिर आपको पार्टी में या संगठन में कहीं कोई दायित्व मिलता है तो ये समझा जाता है कि वो दायित्व आपको निभाना है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल, पर इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल पेइंग जॉब। ये 9 to 5 जॉब नहीं है। शहजाद पूनावाला को भारतीय जनता पार्टी ने एज ए प्रोफेशनल PR एजेंट एंगेज नहीं किया है कि 9 to 5 ये है जॉब, फिर आपको इतने शोज करने हैं, आपका इतना CTC होगा, ऐसे नहीं चलता। यहाँ पे शहजाद पूनावाला इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है क्योंकि वो उसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखता है। वो उसकी विचारधारा के लिए काम करना है उसको। अब मुझे जब विचारधारा के लिए काम करना है तो मैं 9 to 5 करूंगा या 24 घंटे लगा दूंगा? 9 to 5 नहीं करोगे। तो ये पेड जॉब तो हो ही नहीं सकता, ये पेड जॉब है भी नहीं। हाँ, इसमें यह है कि राजनीति के माध्यम से, पार्टी के संगठन में काम करने के माध्यम से आपको कई बार अवसर मिलते हैं कि आप पार्टी के संगठन में और आगे बढ़कर काम करें, या आप सरकार में या MP या सांसद या MLA MLC उसके रूप में आपको एक मौका मिलता है। तो फिर वो आपको जब वो मौका मिलता है पार्टी की तरफ से और आप जीत जाते हो, चुन के आते हो, तो उस पोजीशन के साथ कुछ आपको फैसिलिटीज दी जाती है, पर दैट इज ऑल्सो नॉट सैलरी। दैट इज कि आप अपना ऑफिस संभाल पाओ, आप अपना ट्रैवल संभाल पाओ, आप अपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए देखभाल कर पाओ, उसके लिए होता है। तो सैलरी नाम की चीज़ तो पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से नहीं होती है और ना मैं लेना पसंद करूँगा। जो लोग अपना मामला पर्सनल हो या वो जो प्रोफेशनल है उसको संभालते हुए आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो। बिल्कुल। एज अ प्रवक्ता आपको बहुत सारे TV चैनल्स पे ऑडियंस देखती है, तो ऑडियंस जानना चाहती है कि शहजाद सर कब एक्चुअली पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, कब इलेक्शंस? एक्चुअली पॉलिटिक्स में ही हूँ मैं भाई, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद। यदि मैं एक्चुअल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो फिर कहाँ हूँ? देखिए, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य जो होता है इलेक्शन लड़ना नहीं होता। पॉलिटिक्स में दो तरीके मेरे हिसाब से 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ये होती है कि आप चुनाव लड़ो और मान लो आप कॉरपोरेटर बनो या MLA बनो या लोकसभा के सांसद बनो, या आप MLC बनो, राज्यसभा के सांसद बनो, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप शुद्ध रूप से संगठन में काम करो, मतलब कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दायित्व मिलता है, कभी आप स्टेट के इंचार्ज होते हो, कभी आप स्टेट संभालते हो, कभी आप सोशल मीडिया संभालते हो, कभी आप मीडिया संभालते हो, या आपको कोई प्रकोष्ठ दिया जाता है, कोई विभाग दिया जाता है, उसको संभालते हो। संगठन में आप काम करते हो, संगठन को मजबूत करते हो, फिर ग्राउंड पे उतरकर उसकी मीटिंग्स लेना, उसके लिए ताकत बढ़ाना, या आपकी कहीं पे कमजोरी है तो उसको एड्रेस करना, या उसको और प्रोफेशनली बढ़ाना। तो मुझे लगता है पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पोस्ट है और मैं इसको बहुत ईमानदारी से 24/7/365 निभाता हूँ। और इसमें कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन नैरेटिव, इसमें मैं लगा रहता हूँ और मेरा फोकस और गोल भी यही है। मतलब मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि जहाँ हूँ और जहाँ इसमें ही आगे बढ़। यू आर सेटिस्फाइड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। हाँ, क्योंकि मुझे कभी देखो, चुनाव लड़ना, फिर चुनाव लड़ने के बाद आपके ऊपर एक कंस्टिट्यूंसी का दायित्व आना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके यहाँ पे वैसे विधायक या सांसद का काम होता है कानून बनाना, बिल्कुल, पर कानून छोड़कर बाकी जनता आपके पास हर चीज़ के लिए आती है। सही बात है। आपको फ्यूनरल से लेकर शादी तक बिल्कुल उनके लिए अवेलेबल रहना है। पुलिस केस से लेकर हेल्थ का कोई इशू हो या कुछ और हो, आपको उनके लिए अवेलेबल 24 घंटे रहना है। जरूरी ये बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो इसके लिए आपको टेम्परामेंट होना चाहिए, पब्लिक से डीलिंग आना चाहिए। जब आप इसके लिए तैयार हो तब उसमें जाओ। सही बात। वैसे हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार है, इसको करते भी अच्छे तरीके से, अच्छे जनप्रतिनिधि है, तो उनको वो करने का दायित्व दिया गया है तो वो करते हैं। मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं वहाँ पे अच्छा करता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा जनप्रतिनिधि है, वो शायद मीडिया में अच्छा ना बोल पाए, सही बात है, या मीडिया को मैनेज ना कर पाए, या नैरेटिव जो मीडिया में बनाना है वो ना कर पाए,
और हो सकता है जो मीडिया में बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छी भाषणबाजी करता हो, पर वो जनता के बीच में, लाखों लोगों के बीच में उसका उतना वैसे 1-to-1 कनेक्ट ना हो। तो मुझे लगता है कि जो जिस के लिए फिट है उसके लिए उसको काम करना चाहिए। ओके, राइट। सर, आप पहले कांग्रेस में थे, सो व्हाई यू लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन था? मैं आपको अभी चलिए लेटेस्ट उदाहरण ही देता हूँ। कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता के बाहर है। हाँ। 2014 से 2015 में आपको पता है यूके की पार्टी लेबर पार्टी, हाँ जी, वो चुनाव हारी, तो उन्होंने एड मिलीबैंड को निकाल दिया। एड मिलीबैंड में भी शर्म थी तो वो निकले। 2019 में राहुल जी यहाँ पे फिर से चुनाव हारे, लेबर पार्टी भी चुनाव हारी। लेबर पार्टी का लीडर उस समय जेरेमी कॉर्बिन था। जेरेमी कॉर्बिन भी हट गया, उसमें शर्म थी। अभी 2024 का चुनाव हुआ है, यूके ने दो लीडर को चेंज किया, तीसरा लीडर आया टर्म, तो उसके नेतृत्व में अभी वो चुनाव जीते। यहाँ पर राहुल गांधी को तीसरी बार भी चुनाव हारने का मौका मिला है। बिल्कुल। राहुल गांधी उनके नेता अभी भी है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पारिवारिक कंपनी है। पार्टी होती तो लेबर पार्टी की तरह रिफॉर्म करती, और हर पार्टी में ऐसे ही होता है। अब भाजपा का भी उदाहरण लीजिए। भाजपा का 1980 से लेकर अभी 2024 तक जीतो या हारो अध्यक्ष बदलते रहते हैं। बिल्कुल। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अध्यक्ष रहूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जनकृष्ण मूर्ति जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग हैं। पर किसी ने बोला कि हारने के बाद भी मैं रहूंगा। गॉट इट। किसी ने बोला कि मेरा बेटा ही रहेगा। अडवाणी जी चुनाव नहीं जीता पाए 2009 में, तो वो पीछे हटे ना। नया नेतृत्व आया बीजेपी में। बिल्कुल, चेंज होते रहता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। राइट। वहाँ पे तो केवल एक कबीला सिस्टम है, भाई हारे जीते हमारा परिवार ही आगे। तो ऐसी जगह पे फिर कभी मेरिट की वैल्यू हो नहीं सकती, टैलेंट की वैल्यू हो नहीं सकती, और डेमोक्रेटिक स्पिरिट की वैल्यू हो नहीं सकती। तो कांग्रेस कुल मिला के डेमोक्रेसी मुक्त, मेरिट मुक्त जोन है। वहाँ पे मेरिट और डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलो तो आपको निकाल देंगे। मैंने बोला तो निकाल दिया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि राहुल से ना हो पाएगा। ये तो साबित हुआ ना, तुझसे ना हो पाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई पार्टी में ताजपोशी नहीं होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। चुनाव कितने हुए? अभी खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला मैं जो भी बनाऊं सोनिया जी की वजह से बनाऊं। सोनिया जी उनसे उम्र में भी कम है, और मतलब उन्होंने वो मंत्री बन गए थे जब सोनिया जी ने नागरिकता भी नहीं ली थी भारत की। फिर भी इस प्रकार की वहाँ पे इस प्रकार की प्रथा है कि आपको एक परिवार के सामने नतमस्तक होना है। तो हम देश की सेवा के लिए आए, चलो पार्टी की विचारधारा की सेवा के लिए, आप किसी परिवार के जूते उठाने थोड़ी आए थे। तो जो आत्मसम्मान वाले लोग हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं, जिनका आत्मसम्मान या जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। आप जैसे बीजेपी से हो, बट अगर बीजेपी के अपोजिट में देखा जाए तो एक सबसे बड़ी पार्टी इस समय इस देश में कांग्रेस पार्टी है, एंड उनके एक लीडर है राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी देखिए एज अ लीडर, वैसे उनके अध्यक्ष कौन है पता है? आई डोंट नो अभी तो। खड़गे जी है। ये मैं कह रहा हूँ, आपको उनके अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता? नहीं पता। देखिए ये मैं आपको ये नहीं एम्बेरस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी इज द होल एंड सोल। क्यों लगता है? क्योंकि वो लोगों ने मान लिया है कि पारिवारिक कंपनी है। पर चलिए आप अपना सवाल पूरा कीजिए। राहुल गांधी जी एज अ लीडर, अगर कोई अपोजिशन में एक लीडर है, राहुल गांधी जी एज अ लीडर, आपके उस पर क्या विचार है? LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, LOP को कहते हैं। ही इज नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड लीडर ऑफ फोटोग्राफी एंड लीडर ऑफ पोलराइजिंग प्रोपेगेंडा। ये LOP का मतलब उन्होंने बना दिया। मैं आपको तीनों उदाहरण देता हूँ। आप हाथरस गए, हाथरस में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। हालांकि वो बाबा तो मैं नहीं कहूँगा, सूरजपाल किसके साथ खड़े थे, अखिलेश जी के पेट्रोनेज से वो आगे थे, बहुत बड़े हुए, परंतु आप वहाँ पे गए, चलिए अच्छी बात है। उसी समय पर या उसी टाइम पीरियड में तमिलनाडु में 65 दलित मारे गए। राइट। 65। राइट। राहुल गांधी का एक ट्वीट, एक बयान नहीं आया उस पर। जाना तो दूर की बात है। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करना। वैसे तो पूरा चुनाव दलित बोला, नॉर्थ साउथ किया। हाथरस पहुंच गए क्योंकि वहाँ बीजेपी की स्टेट है, और यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। और बल्कि वो तो उनकी स्टेट है, तमिलनाडु DMK कांग्रेस की स्टेट है, तो वहाँ पे एक शब्द नहीं।
महिलाओं की बड़ी बात की मणिपुर के विषय में। आपको पता है वो जो अभी घटना हुई बंगाल में जिसमें तालिबानी तरीके से उनको पीटा जा रहा था। बिल्कुल। फिर एक टीएमसी के सदस्य ने बोला मुस्लिम राष्ट्र में होता है, उन्होंने जस्टिफाई किया, कैरेक्टरलेस बोल दिया महिलाओं को। फिर भी राहुल गांधी वहाँ पे एक शब्द नहीं बोल पाए। ये संविधान लागू हो रहा था क्या वहाँ पे? तो संविधान करने वाले वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाए। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करना। दूसरी बात, झूठ की पॉलिटिक्स, लाइज, प्रोपेगेंडा। अभी उन्होंने अग्निवीर पर जो झूठ बोला, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अग्निवीर को कोई सहायता नहीं मिलती है मरणोपरांत। अच्छा। आफ्टर डेथ द अग्निवीर गेट्स नो सहायता। ओके। तो उसमें राजनाथ जी ने काउंटर किया पार्लियामेंट में कि भाई जो अग्निवीर देश के लिए बलिदान देते हैं उनको 1 करोड़ की सहायता मिलती है। ओके। तो फिर उन्होंने वीडियो बनाया और एक अग्निवीर के पेरेंट्स का वीडियो मंगवाया कि हमें कुछ नहीं मिला ऐसे करके। अच्छा। इंडियन आर्मी ने क्लैरिफाई किया कि भाई उस परिवार को जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसको 98 लाख रुपीस मिल चुका है। ओके। और उसके बाद उसको और 67 लाख रुपीस मिलेगा, तो कुल मिला के 1 करोड़ 65 लाख मिलेगा। ओके। पर केवल आपको मोदी को बुरा बताना है या मोदी को गाली देनी है तो आप अग्निवीर के माध्यम से भारत की सेना के मनोबल पर झूठ बोलकर चोट करना चाहते हैं। और ये वही परिवार है, कांग्रेस का परिवार, जिसने जो 1 रैंक 1 पेंशन होती थी मांग सेना की, उसको फुलफिल नहीं किया। नेशनल वॉर मेमोरियल चाहते थे ये लोग, क्योंकि हमारे इंडिया गेट जो है वो तो अंग्रेजों ने बनाया था, एंड इट डज नॉट गिव ट्रिब्यूट टू ऑल द फॉलन सोल्जर्स। राइट। तो उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल 60 वर्ष नहीं बनाया। भारत की सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी, उनको 9 साल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला। रफाल प्लेन नहीं मिले। हाँ जी। मॉडर्न वेपनरी नहीं मिली। LAC पर जो चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। तुम सेना की बात करते हो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते हैं। तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हो गए एंड लीडर ऑफ फोटोग्राफी। इसलिए बोलता हूँ, अभी ये गए थे लोकोमोटिव पायलट्स को मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन में मिलने गए तो 8 कैमरामैन लेकर गए। 8 कैमरामैन लेकर तो गए, ठीक है। तो पता चला कि वहीं पे जो लोकोमोटिव पायलट है उसने बताया कि जिनके साथ बैठे थे वो ना लोकोमोटिव पायलट थे और ना हम उनको जानते कौन थे। मतलब एक्टर्स को ले गए थे। ये इस प्रकार की ये फोटोग्राफी करते हैं। फोटो तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, पार्टी उनकी 99 सीट्स पे आई है, तो उस लिहाज से उनको जगह तो मिल गई वो LOP की, पर वो क्या LOP के रूप में काम कर पा रहे हैं या अभी भी उसी झूठ को फैला रहे हैं? अभी भी उसी झूठ को फैलाते हुए मोदी के विरोध में भारत का विरोध कर रहे हैं। ये कह देना कि MSP किसानों को नहीं मिलती, क्या ये सच बात है? नहीं, MSP मिलती है 23 फसलों पर, और जितनी MSP मोदी जी देते हैं उतनी MSP इन्होंने नहीं दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी उन्होंने वो एक स्पीच पार्लियामेंट में दी, उन्होंने कहा कि अभय मुद्रा के बारे में बड़ा बयान दे रहे थे। अभय मुद्रा इस्लाम में उनको समझ में आ गया। अब बताइए कि इस्लाम में तो चित्र वित्र भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभय मुद्रा उनको इस्लाम में नज़र आ गया, पर उनको हिंदू हिंसक भी नज़र आए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, ये नफरत फैलाते हैं। क्या किसी और धर्म के अनुयायियों के बारे में ऐसे कहा जा सकता है क्या? जो लोग तो बेल्ट लगा के फट जा रहे हैं बिल्डिंग के बाहर, उनको नहीं बोलते आप कभी। उस समय क्या बोलते हैं? आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का उनके दूसरे नेता है KC वेणुगोपाल, उन्होंने बोला कि गीता से गोडसे को हिंसा और हत्या का संदेश मिला। मतलब भगवत गीता को आप गाली देंगे? गोडसे को भगवत गीता से हिंसा और हत्या का आइडिया मिला क्या? तो ओसामा बिन लादेन को कौन सी किताब से मिला, बोल पाएंगे आप? राइट। गीता को क्यों आप बदनाम करते? और देखिए, गीता श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को, और श्री कृष्ण के भक्त अपने आप को कहने वाले अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं है इस पर। बिल्कुल। और आखिरी उदाहरण जो कल का उदाहरण है, मैं आपको दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पता नहीं अभी कब आप प्ले करोगे, पर ये रिकॉर्डिंग के 1 दिन पहले हुई है। राहुल गांधी गुजरात में कहते हैं, हाँ जी, कि जिस मूवमेंट की शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, जिसका केंद्र अयोध्या था, हाँ जी, उस मूवमेंट को हमने अयोध्या में हरा दिया। ओके। कौन से मूवमेंट की बात करें? राम जन्मभूमि, राम मंदिर के आंदोलन की। हाँ जी। क्या राम जन्मभूमि मूवमेंट और राम मंदिर का आंदोलन क्या एक पार्टी का आंदोलन है? नहीं, देश। और अयोध्या में कैसे हरा दिया आपने? फैजाबाद की सीट आप जीते लोकसभा की, अयोध्या उसमें एक विधानसभा है जो हम जीते हैं, हम उसमें लीड में हैं। ओके। हाँ, फैजाबाद में 5 विधानसभा आती हैं। ओके। तो चारों विधानसभा में हम नहीं कर पाए अच्छा, इसलिए हम हारे। पर अयोध्या जो मेन विधानसभा है, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पर सारे कार्य हुए, जहाँ पे ये कहते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिला, वहाँ पे बीजेपी जीती है।
ओके। पर इनका अहंकार देखिए, पॉइंट ये है कि इनका अहंकार देखिए कि 99 सीट पर क्या आ गए। तो ये अभी राम जन्मभूमि के आंदोलन को, जो 500 वर्ष का संघर्ष है हिंदुओं का, जो जन मानस और जन भावनाओं का एक प्रतिबिंब है, उसको कह रहे वो समाप्त कर दिया आपने। एक्चुअली नैरेटिव ये चल गया कि दैट बीजेपी ने सीट लूज कर दी अयोध्या पे। नैरेटिव कुछ भी बनाते रहे, फैक्ट क्या है, ये कहते हैं कि हिंदुत्व रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल। कहते हैं कि देखिए आप अयोध्या में हम हारे नहीं, मैंने आपको अभी बताया, पर वो बोलते हैं कि अयोध्या में हार गए, रामेश्वरम में हार गए, नासिक में हार गए, इसलिए आपका हिंदुत्व हार गया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पुरी में कौन जीता? माँ त्रिपुरा सुंदरी के त्रिपुरा में कौन जीता? माँ कामाख्या के असम में कौन जीता? मुझे बताइए कि केदारनाथ के देवभूमि उत्तराखंड में कौन जीता? हिमाचल देवभूमि में कौन जीता? कौन जीता द्वारका के गुजरात में? कौन जीता इंद्रप्रस्थ दिल्ली में? राइट। ये कहाँ से है? और 12 शिवलिंग जो है हमारे, 12 जो प्रमुख, उसमें से मुझे लगता है 10 जगह पे भाजपा जीती। ओके। अब देख लीजिए 12 जो प्रमुख हमारे, बिल्कुल। उसमें से जो देख लीजिए ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं, उसमें से 9 या 10 जगह भाजपा जीती है। भाजपा जीती है। आप तो वो हो जो अब शिव जी की फोटो दिखाते हो, महादेव के नाम पे आपने 500 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ में किया और आप शिव जी की तस्वीर दिखा रहे हो। तो बाल बुद्धि ही है राहुल गांधी, छोड़ दीजिए, उसमें क्या कहना है। और प्रोपेगेंडा फैलाना उनका फुल टाइम जॉब बन चुका है। झूठ बोलना, वो एक चौपाई है शायद तुलसीदास जी की, झूठाई लेना, झूठाई देना, झूठाई भोजन, झूठाई चबेना। मतलब झूठ की इतनी आदत लग गई है इनको कि अब ये झूठ का ही व्यापार करेंगे। तो ये झूठ की दुकान बन चुकी है इनकी। सर बार बार एक आरोप लगता है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, दैट आप देखते हो कि बीजेपी को एक पार्टी बोल दिया जाता है, ये हिंदुत्व पार्टी है, हिंदू की पार्टी है। कांग्रेस के साथ एक चीज़ लगा दी जाती है, तो दैट इसमें ये आरोप क्या है? ये तो सच है। ये सच है। हाँ हाँ बिल्कुल। Okay, हिंदुत्व की पार्टी है, डंके की चोट पे कह रहे हैं हम। बिल्कुल। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुत्व की परिभाषा की है वो गलत है क्या? और हिंदू क्या है? हिंदू केवल एक धर्म नहीं है। हिंदू आजकल हम लोग धर्म के रूप में भी उसको बोलते हैं, सनातन धर्म है एक्चुअली राइट। हिंदू। तो जीवन शैली है। राइट। हिंदुस्तानी हिंदू है। हिंदू है। राइट। तो हम सब हिंदू हैं, तो हिंदुओं की तो पार्टी है। हिंदुओं की पार्टी है। हिंदू, आप किसकी पार्टी हो? आप रोहिंग्याओं की हो, आप रोमन्स की हो, बांग्लादेशियों की हो। हम तो हिंदुओं की, भारतीयों की हैं। हमें कोई दुख नहीं है अगर ये आरोप कह रहे नहीं, ये तो सच है। हम मानते हैं कि हम हैं, और हम बड़े डंके की चोट से कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू है, वरना देख लीजिए अगल बगल में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू नहीं है, वहाँ पर ना डेमोक्रेसी है ना सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में है क्या? नो। चाइना में है क्या? नो। आप ईरान में है, इराक में है, लीबिया में है, सूडान में है, कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज है, पर बहुसंख्यकों के साथ आप लोगों ने जिस प्रकार से, कभी हिंदू हिंसक है, राम मंदिर जो है वो नहीं बनना चाहिए, राम जी का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ हम लोग स्टैंड लेते हैं। इसके लिए यदि आप हमको हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं तो हम इसे बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। ये हमारे पे तगमा नहीं है, ये बैज ऑफ ऑनर है। सर जैसे राम मंदिर की बात हुई, एंड बहुत ऐतिहासिक काम करा गवर्नमेंट ने कि दैट राम मंदिर बनवाया, बट आज भी इस देश में एक चीज़ है कि दैट 20 करोड़ लोग, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें पता चला कि दैट 20 करोड़ लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? बिकॉज ये रिपोर्ट कहाँ से है, कौन सी रिपोर्ट है, जरा साइड? एक्चुअली गूगल पे मैंने जैसे ये पढ़ी थी। गूगल पे छोड़ो, उसका सोर्स बताइए। ये बेकार की रिपोर्ट है। ओके। ये कोई विदेशी रिपोर्ट ही रही होगी। राइट, करेक्ट, इट कैन बी। हाँ, इस देश में आपको पता है पहले तो 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ पीपल, उनको मुफ्त राशन, मुफ्त मतलब बिना शुल्क के राशन मिलता है। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति भूखा सो रहा है ये तो बात सच्ची नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको राशन दिया जा रहा है, उसको राशन अवेलेबल है। तो पहले तो ये फैक्ट है। दूसरी फैक्ट बात ये है कि पिछले 10 वर्षों में कोई भी डेटा उठा लो, अभी एक और स्टडी आई है, सर्वे आया है NCAR की कितनी पॉवर्टी घटी, पर मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ओके। 4 करोड़ लोगों के पक्के आवास बने,
13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल, 13 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहली बार पहुंचा, प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की दुगनी हुई है, मिडिल क्लास की तो 4 गुना हुई है। इसके बाद गरीबी कम हुई है, गरीबी बढ़ी है एक्चुअली। तो फिर ये आंकड़े, और वो भी जो सर्वे आप जो स्टडी की बात कर रहे हो, वो स्टडी का कई लोगों ने उसका पर्दाफाश भी किया है कि उसकी मेथोडोलॉजी ये थी कि 5 लोगों को फ़ोन लगा के इन्होंने अपने 5 चहेते लोगों से सर्वे करवा दिया कि इंडिया में भुखमरी जो बढ़ी है तो भुखमरी बढ़ी है बोलते हैं, तो भुखमरी बढ़ गई है। ये कोई एक्चुअली डेटा के हिसाब से नहीं चल रहे, ये केवल अपने 5 जो प्रभावित लोग हैं उन्हीं से बात करके एक टेबल कंपाइल करके वो सर्वे या रिपोर्ट दे रहे हैं। और इनकी जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स इज नॉट कैलकुलेटिंग कितने लोग हंगरी है, इट इज़ कैलकुलेटिंग मैल नरिशमेंट, नॉट हंगर। तो वो भी एक चीज़ है कि आप मैल नरिशमेंट को हंगर इंडेक्स बोल के कन्फ्यूजन में ला रहे हैं। और ये कैसा हंगर इंडेक्स है कि भारत जो अफ़गानिस्तान को वीट सप्लाई करता है, या जिसके पास इतना वीट का भंडार है कि 80 करोड़ लोगों को दे सकता है इतनी कठिन वैश्विक परिस्थितियों में, वो पाकिस्तान से नीचे है हंगर इंडेक्स में। जो पाकिस्तान एक कटोरा लेकर सब जगह घूम रहा है एक आटे के लिए, या एक 47 से आटे की सुरक्षा कर रहा है बोरी की, और वो हंगरी नहीं है, हम हंगरी है। वो हैप्पी है, हम हैप्पी नहीं है। वो आउट ऑफ पॉवर्टी, हम पॉवर्टी में है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट मुझे लगता है बनाने वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते होंगे, केवल कांग्रेसी और बाल बुद्धि इन पे विश्वास करते हैं। ठीक है सर, अगर बात करें इस बार के इलेक्शंस की, इस बार एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा चला दैट अब की बार 400 पार। इवन बीजेपी दोबारा से एक रूलिंग पार्टी के उसमें उभर के आई, बट एक चीज़ बोली गई कि दैट जो टारगेट था वो हिट नहीं हो पाया। एंड एक चीज़ और है दैट नॉर्थ रीजन में आज बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट साउथ रीजन में इंडिया में बीजेपी क्यों काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न लगता है सर आपको? पहले मैं सेकंड क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। बिल्कुल। आपको पता है पिछली लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें दक्षिण भारत से भाजपा की थी लोकसभा की। ओके, ये आपको पता है? नहीं, ये मेरे को नहीं पता। तो ये बात जान लीजिए। जो कहते हैं कि हम लोग दक्षिण भारत में परफॉर्म नहीं कर पाते, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सीटें पिछली लोकसभा में भाजपा की थी। इस बार भी नंबर 2 पे हम लोग रहे हैं, शायद होंगे, एग्जैक्टली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हमारी कर्नाटका में लगातार सरकार बनती रही है। इस बार भी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हमें मिली हैं। पुदुचेरी में हमारी सरकार है। तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बढ़ा है। केरला में हमारी एक सीट त्रिशूर हम जीते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे हमारा वोट शेयर अब तो IUML जैसी पार्टियों से ज़्यादा है। आंध्र में हमारी सरकार एनडीए की आई है, स्वीप कर दिया एनडीए। तेलंगाना में हमारी बहुत अच्छी बढ़त हुई है और हम लोग सेकंड नंबर की पार्टी, और सीट्स में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, 4 से 8 लोकसभा। कैसे साउथ इंडिया में नहीं है हम लोग? यही चीज़ लोग कहते थे कि उड़ीसा में कभी आ नहीं सकते, अभी उड़ीसा में हमने स्वीप किया है। बिल्कुल, 21 में से 20 सीटें जीते, विक्ट्री। त्रिपुरा में कभी आ नहीं सकती, त्रिपुरा में 2 बार सरकार बना ली। हरियाणा में आ नहीं सकते, हरियाणा में 2 बार सरकार बना ली। असम में आ नहीं सकते, असम में 2 बार सरकार बना ली। ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक अमुक कास्ट और अमुक रीजन की पार्टी है, राइट। ये हमेशा इसको इस प्रकार से करते हैं। बीजेपी एक लौती पार्टी है जिसका आज सारे पूरे देश में हम व्यापकता से फैल चुके हैं, और नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम लोग का प्रेजेंस है। बीजेपी ने लगभग 10 राज्यों में स्वीप किया है, ऑलमोस्ट। गुजरात में 25 आउट ऑफ 26, राइट। मध्य प्रदेश में 29 आउट ऑफ 29, दिल्ली में 7 आउट ऑफ 7, उत्तराखंड 5 आउट ऑफ 5, हिमाचल 4 आउट ऑफ 4 जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह स्वीप किया है। और कांग्रेस जो जश्न मना रही है, कांग्रेस ने 14 राज्यों में 0 पाया है। ओके। 14 स्टेट्स दे आर 0 कांग्रेस, 16 स्टेट्स दे हैव लॉस्ट वोट शेयर। पर कांग्रेस पैन नेशनल पार्टी 99 पे, और हम नॉर्थ वाली पार्टी 240 पे। भाई पहली बार नेहरू जी के बाद तीसरी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। 240 जितनी सीटें भाजपा को मिली है, कांग्रेस के लास्ट 3 इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेस को जोड़ने के बाद राहुल जी के नेतृत्व में 44, 52, 99, तब भी 240 नहीं हो पा रहे। इंडिया अलायंस की सारी सीटें जोड़ने के बाद भी वो 240 नहीं हो पा रहे हैं। हमारी 240 सीट्स विद द सेम वोट शेयर या मोर वोट शेयर देन व्हाट वी गॉट इन 2014। 2014 में जितना वोट शेयर मिला भाजपा को, उससे ज़्यादा वोट और वोट शेयर हमारा है। 2014 में हमने
स्वीप किया 2024 में 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद अगर हमें ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो हम हार गए। ओके। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। हमारा अलायंस जीता है, तीसरी बार जीता है, एनडीए की सरकार बन गई है। अच्छा, जो पहला आपका सवाल था अब की बार 400 पार। हाँ, टारगेट्स। देखिए, टारगेट हम बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम लोग फिर उसमें अपना पूरा झोंक देते हैं, सब कुछ प्रयास लगाते हैं। बिल्कुल। कभी कभी टारगेट हिट होता है, कभी कभी टारगेट हिट नहीं होता। ऑब्वियसली। पर हम अपने, देखिए 272 पे सरकार बनती है, हमारी एनडीए ने 272 क्रॉस किया कंफर्टेबली। सरकार तो एनडीए की बनती थी। एनडीए 2014 में भी एनडीए की बनी, 2019 में भी एनडीए की बनी, 24 में भी एनडीए की बनी। हमने तो 272 का टारगेट क्रॉस किया है। 99 टू 272 कितना फासला है बताइए जरा। बहुत फासला है। आप टारगेट से कितना दूर हैं वो तो बताइए। हम टारगेट से दूर हैं, आपने बता दिया। आप कितना टारगेट से दूर हैं? आप चुनाव सेकंड आने के लिए, थर्ड आने के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, चुनाव जीतने के लिए। राइट। मोदी को हटाना है, मोदी को हटा देंगे, ये सब बयान दिया था। तो 272 से 99 कितना फासला है वो बताओ। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो लोग बात करते हैं वो केवल आधा चित्र देखते हैं, या जो चित्र उनको कंफर्टेबल है वो देख लेते हैं। ठीक है, 400 पार का हमने टारगेट रखा था, पर 272 ही लाना था ना। बिल्कुल। तो जिस स्टूडेंट को, समझिए इस तरीके से, हमें 240 आउट ऑफ 543 मिला है, राइट। हम फेल है, और 99 आउट ऑफ 543 पास है। मतलब ये क्या समझ में नहीं आता। वो अब बोल रहे कि नहीं आपने क्योंकि 400 का टारगेट रखा था तो आप फेल हो गए। ये तो ऐसे हो गया ना कि एक स्टूडेंट है, उसको हमेशा 99% मिलता है, इस बार उसको फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मिला, 99 नहीं मिला। तो मैं, हाँ, पर जो बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा है वो जश्न मना रहा है कि इसको 99 नहीं मिला, ये फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से है। ये बाल बुद्धि के लक्षण है। बिल्कुल। एंड सर, सोशल मीडिया की बात करें, इस बार सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स चले एंड बहुत सारे बाहर के यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, बहुत सारे प्रोपेगेंडास चले अगेंस्ट मोदी, एंड बहुत सारी चीज़ें फैलाने की कोशिश करी गई। आप सोचिए, उसमें से एक यूट्यूबर ने कहा कि इस देश को हाईवेज़ की आवश्यकता नहीं है। जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया हूँ। हाँ, पूरा देश ही समझता है। राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कौन है, कैसे प्रायोजित करके करते हैं। पर उसी यूट्यूबर ने बोला कि देश को हाईवे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस देश में केवल 8 या 10% लोग हैं जो गाड़ियों से चलते, बाकी लोग स्कूटर और 2 व्हीलर से चलते, तो हाईवे बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल करता है बस में बैठ के, तो बस कैसे चढ़ती है? जो खुद ऑटोबान में घूमता है वो यहाँ पे हाईवे ना बने। तो ये एजेंडा मोदी नहीं है। मोदी तो केवल एक प्रोटेक्शन है। दे आर एक्चुअली कमिंग फॉर अस, दे आर कमिंग फॉर द सिटीजन्स, दे आर आफ्टर आवर ग्रोथ। इस देश ने पिछले 10 सालों में, हम 10वें से 5वें स्थान पर आए अर्थव्यवस्था के रूप में। हम लोगों ने G20 से लेकर विदेश नीति में जो उपलब्धियां हासिल की, रशिया से हम सस्ता तेल खरीदते हैं, अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अमेरिकन कैंप, रशियन कैंप दोनों हमसे बात करते हैं। इजरायली कैंप, पैलेस्टीनियन कैंप दोनों हमसे बात करते हैं। मिडिल ईस्ट के साथ ये लोग इतनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के बावजूद भी रिश्ते नहीं बना पाए। मिडिल ईस्ट हमारे साथ अच्छे से खड़ा है, मंदिर बन गया, यूएई में मंदिर बन गया, और इसराइल भी हमारे साथ है। तो जिस प्रकार से हमारी विदेश नीति, जिस प्रकार से हमारी आर्थिक नीति चल रही थी, तो इससे निश्चित रूप से कई और देश प्रभावित है। उनको लगता है कि भारत बढ़ जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो हमारा क्या होगा। तो वो डिस्टेबलाइज करने के लिए कई सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होता है, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इंटरफेयर करना। तो इंटरफेरेंस के कई सारे लोग जो माध्यम बनना चाहते हैं वो आते हैं, और वो कहते हैं, वो मोदी को टारगेट नहीं करते, वो किसको टारगेट करते हैं? वो हमारी डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं। हाईवे क्यों बन रहा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को टारगेट करते हैं, रफाल क्यों ला रहे हो, अग्निवीर क्यों कर रहे हो। वो हमारी संस्कृति को टारगेट करते हैं। हिंदू को गाली देना, मंदिर से क्या होगा, मंदिर का अभियान खत्म हो गया। तो ये हमारे मोदी को नहीं, ये भारतीयता को टारगेट करते हैं। एंड सर, काफ़ी सारी वीडियोस बनी है, उस पर एक चीज़ सामने आई दैट इलेक्टोरल बॉन्ड वाला एक स्कैम के उसमें इन्होंने बहुत सारे पब्लिशमेंट हुई कि दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला इस बार ओपन जब हुआ तो उसमें पता चला बट देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उसने बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। एंड मेजरली जो इस देश में हाईवेज बनने के या जो भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उन्हीं को मिले। ऐसा है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनियों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, पहले तो केवल बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को भी दिए हैं। राइट। और जो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी देती है जहाँ पे उनका काम चल रहा है। राइट। तो ये कह देना कि 2 and 2 = 4 ये जो कर रहे हैं, चलिए भारतीय जनता पार्टी 303 वाली पार्टी थी 2019 में। राइट। उसके पास 18 राज्य सरकारें प्लस एनडीए की सरकारें सब मिला के तो कई सारी सरकारें, केंद्र की सरकार, उसको मिला अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके। और जो पार्टी 543 में से 303 निकाल दो तो 240 और सीट की पार्टी थी, उनको 8,000 करोड़ मिला। तो वो चंदा और हमारा चंदा धंधा वो सात्विक और हमारा भ्रष्टाचारी चंदा, ये कैसे हो गया? एक एक राज्यों की पार्टी को 1600, 1700, 2,000 करोड़ मिला, वो कैसे मिला? मतलब कि कुछ भी लिंक निकाल के कुछ भी कहना। आप अगर इतना खिलाफ थे तो आप बोल देते कि नहीं मैं नहीं लूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा, उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न किया गया? नो। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था जब आई, पार्लियामेंट में पारित हुई तो कांग्रेस ने समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे उसको ओके भी बोला था। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था आने से पहले चंदा कैसे आता था? कैश से। कैश। अभी भी कैश से हो गया। राइट। तो वो व्यवस्था में कैसे पता चल रहा है किसने किसको क्या दिया? यहाँ पे तो कम से कम एक सिस्टम बना। सिस्टम क्या बना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा जाएगा कंपनी के द्वारा वो वाइट में खरीदा जाएगा ऑब्वियसली। जो लिया जाएगा पार्टी के द्वारा वो वाइट के एक अकाउंट में, एक अकाउंट आइडेंटिफाई होगा उसमें आएगा, मतलब वाइट में खरीदा, वाइट में देना। निश्चित रूप से पार्टी को भी वाइट में खर्चा करना पड़ेगा, वाइट में लेकर बाकी। तो ये सिस्टम को वाइट कर दिया गया, ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। इसमें केवल एक प्रोटेक्शन ये दी गई कि किसने किसको दिया वो नहीं पता लग सकता, वरना टारगेटिंग हो सकती है। क्योंकि निश्चित सी बात है, मान लो कांग्रेस को पता चला कि ए कंपनी ने बीजेपी को दिया तो उसके स्टेट में तो उसको प्रताड़ित करेगी, तृणमूल कांग्रेस प्रताड़ित करेगी। तो वो एक जिसको कहते हैं कि लिमिटेड प्रिवेसी रखी गई, पर वाइट में सारा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम ब्लैक हो गया है। कितना कैश में आएगा, कितना कैश में दिया जाएगा, कितना कैश खर्च होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? राइट। तो इससे पहले हम लोगों को पता लगना चाहिए कि इससे पहले कांग्रेस ने क्या किया है। और कांग्रेस जब ये बोलती है तो कांग्रेस चाह रही थी कि ये ब्लैक वाला सिस्टम हो, क्योंकि कांग्रेस में ये प्रथा है कि मान लो 100 करोड़ किसी ने डोनेशन दिया तो लीडर 90 करोड़ रखेगा और 10 करोड़ पार्टी को देगा। तो उनके भी हित में ये था कि ये ब्लैक वाला सिस्टम आ जाए, ताकि कांग्रेस को जो चंदा मिल रहा है उसमें से उनके लीडर जो है कमीशन खा सके। इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम को रिजेक्ट किया। ओके सर, मोदी गवर्नमेंट दोबारा आ चुके हैं, मोदी 3.0 दोबारा रिटर्न हो चुके हैं। सर, मोदी जी के अपकमिंग 5 जो बिग डिसीजंस होने वाले हैं इस नेशन की डेवलपमेंट के लिए या इस देश की बढ़ोतरी के लिए, क्या होने वाले हैं सर? जो 5 मेजर काम होंगे अभी इस देश के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एक बड़े पेस पे उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर 1 लाख 2 लाख करोड़ खर्च होता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज 11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बिल्कुल। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो रोड हो, हाईवे हो, कनेक्टिविटी बढ़ाना और उसको एक सूत्र में भारत को बांधना, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है कि हमें अर्थव्यवस्था को अपनी जो है अब 10वें से 5वें स्थान पे और 5वें से 30वें स्थान पे आई है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इकॉनमी को कैसे मैनेज करते, खास करके टर्बुलेंट इकोनॉमिक टाइम्स में। बहुत सारे देशों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी, नोट छाप दिए, फ्रीबीज दे दी। इससे उनकी अर्थव्यवस्था में आज इन्फ्लेशन रेट देखिए, और भारत में 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद भी इन्फ्लेशन रेट जो यूपीए के ज़माने में था उससे आधा है। तो ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और इसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बिना इररिस्पॉन्सिबल हुए बढ़ाते रहना। तीसरा ये है कि हमारे जो युवा लोग हैं उनके लिए अवसर हमेशा निर्माण होते रहे। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया गया। आज डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया गया, इसलिए इंटरनेट रेट्स जो है, कॉल रेट्स जो है, वो सब इतने फॉल हुए हैं। इंटरनेट रेट एक समय पे 1 GB का 300 रुपया होता था सर, 9-10 रुपये का 1 GB आता है। तो कितना सेविंग्स हुआ है इसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स के हाथ में आई है
और उसके साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना ताकि स्टार्टअप्स शुरू किए जा सके। तो 400-500 स्टार्टअप बनाए थे मनमोहन सिंह के ज़माने में, आज वो 90,000 1 लाख स्टार्टअप तक आए, 4 यूनिकॉर्न से 125 यूनिकॉर्न्स। तो युवाओं को उनकी प्रतिभा को एक्सप्लोर करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना, डिजिटल इकोसिस्टम या बिजनेस इकोसिस्टम, ये तीसरी बड़ी बात है। चौथी बात यह है कि जितनी बड़ी इमारत बनती है, राइट, उतना हमारे गहरे रूट्स होने चाहिए, एंड दैट इज़ द ओनली वेयर कि वो इमारत जो है वो सस्टेन कर पाएगी। और रूट्स पे जाने के लिए हमें अपने सनातन संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति के प्रति हमें जागरूक भी होना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा और उसके प्रति हमको प्राउड भी होना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखोगे कि इन संस्कृति और सनातन के केंद्रों को जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में एक प्रकार से एम्प्लीफिकेशन और उनको राइट स्थान दिया गया है, वो प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि अब हम लोग जो है, मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि जो लोग, जो वर्ग, जो संपन्न वर्ग है या मिडिल क्लास है या जो अपने आप को संभाल सकता है, उसकी एक डिमांड ये हमेशा रहती है कि गवर्नमेंट मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। तो टेकिंग आउट गवर्नमेंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दोज हु डोंट नीड इट, बट एक ऐसा वर्ग भी है जिसको गवर्नमेंट के हैंड होल्डिंग की, सोशल वेलफेयर के जरिए ज़रूरत होती है। तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द लाइव्स हु डोंट नीड इट, इंटरफेरेंस ख़त्म करना गवर्नमेंट का, एंड एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइव्स ऑफ दोज पीपल हु नीड इट, हैंड होल्डिंग उस वर्ग को देना जिसको बेसिक अपनी जो एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है, चाहे वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, बेटर स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हो, बेटर पोषण हो, ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है आगे और भी तेज़ी से होगा कि सरकार का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा और सरकार की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे ज़रूरी है जिस वर्ग को, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा सोशल वेलफेयर के माध्यम से। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आगे जाते हुए इस गवर्नमेंट ने और भारत में आपको देखने मिलेगी। ओके सर, आप मोदी जी को हम लोग देखते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर के रूप में। आज देश विदेश हर जगह उनकी चर्चा होती है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, और आज से पहले मुझे नहीं लगता कि दैट किसी प्रधानमंत्री को इतनी फेम मिली है कभी, राइट? सो आप उनकी पर्सनल लाइफ से क्या इंस्पिरेशन लेते हो, उनसे क्या सीखा है आपने? तो ये फेम उनका नहीं है, ये 140 करोड़ लोग बिल्कुल इसके हकदार हैं, राइट। वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, पर वो जब जाते हैं, जब वो कॉन्फ्रेंस से बोलते हैं, जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, कोई पैर छूता है, वो भारत के प्रति उनका सम्मान है। बिल्कुल। तो भारत का कद बढ़ा है, भारत का फेम बढ़ा है, राइट, भारतीयों का कद बढ़ा है, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, राइट। जहाँ तक उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ है, तो मुझे लगता है कि उनमें 3 P's है जो मैं, एक है पेशेंस की हर चीज़ जो है अपने हिसाब से उस वक्त पे नहीं मिल सकती, पर आपको पेशेंट रहना है। पर सिर्फ पेशेंट रहकर काम नहीं होगा, पेशेंट रहकर आप नकारात्मक भी हो सकते हो, पेशेंट रहकर आप सारी चीज़ें छोड़ के बोल सकते हो कि मैं बस पेशेंट ही रहूँगा। पेशेंस के साथ होता है परसिस्ट भी करना है। मोदी जी ने बोला था कि 370 हटेगा आज से 30 साल पहले, बिल्कुल, मौका मिला तो हटा दिया। राम मंदिर बनेगा बहुत वर्षों पहले, मौका मिला कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन बिल पारित करेंगे, मौका मिला कर दिया। तो परसिस्ट करते रहे, और जब पेशेंस के साथ मौका मिला तो परसिस्टेंस का फल और नतीजा भी दिखा, और उसके बाद आएगा P से परफॉर्मेंस। मोदी जी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आग्रही रहते हैं। P फॉर परिवार नहीं, आपको मेरिट के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको आपका स्थान मिलेगा। और परफॉर्मेंस के पीछे मोदी जी जो है वो फैनेटिक है, वो कहीं पर भी 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 ही एक्सपेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस पे। और इसीलिए 1-2 टेम्पलेट है राजनीति के इस देश में। टेम्पलेट 1 ये है जहाँ पर आपको परिवार के आधार पर सब कुछ मिल जाए, परफॉर्मेंस हो ना हो, और आप काम भी क्यों कर रहे हैं, सोनिया जी अपने बेटे के लिए, लालू जी अपने बेटे के लिए, उदयनिधि के पिता उदयनिधि के लिए कर रहे हैं, शरद पवार सुप्रिया जी के लिए कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी जिनका कोई बेटा बेटी नहीं है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर देश के बेटा बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। ये 2 टेम्पलेट है पॉलिटिक्स के। आपको तय करना है कि कौन सा टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स यंग इंडिया, न्यू इंडिया को भाता है, वो वाला
जो एक कबीला स्टाइल है, मुगलों वाला स्टाइल है, या ये वाला जो कि एक मॉडर्न भारत के साथ पैरेलल में चलता है। एंड आई थिंक सर यूथ को भी काफ़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए मोदी जी से, बिकॉज जो आपने 3 Ps बताए, मुझे लगता है अगर कोई अपनी लाइफ में भी उतार ले तो वो भी बहुत ग्रोथ एज अ पर्सन ले सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है केवल P फॉर पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये 3 P का जो फिलॉसफी है, पेशेंस, परसिस्टेंस, परफॉर्मेंस, ये कोई भी ज़िंदगी में आप जो भी कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या कॉरपोरेट में हैं, या आप मान लीजिए कि आप व्यक्तिगत रिलेशनशिप में भी पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आपको कोई भी चीज़ ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकते, और आपको परसिस्ट भी करना है। आप ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप टूट गया तो छोड़ दिया आपने, और पेशेंट भी रहना पड़ता है अगले व्यक्ति के साथ, तो तब जाके वो रिलेशनशिप सफल होता है। तो ये 3 Ps आप कहीं पर भी अपना दो, ये 3 Ps जो है हमेशा आपको लाभ ही देंगी। बिल्कुल सर। सर, अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कुछ आरोप है, एंड मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उनके बारे में बताओ, आपका क्या उन पे ओपिनियन है। सर, एक सबसे बड़ा आरोप लगता है कि दैट मोदी गवर्नमेंट इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स, उनको कंट्रोल करती है, एंड उस पर सिर्फ मोदी जी की एक पॉजिटिव इमेज बनाई जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया के बारे में जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये मोदी जी पे नहीं, ये मीडिया की इंटेग्रिटी पे टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि देश के पत्रकार बिके हुए हैं? क्या उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है? अच्छा, ये बात कौन कर रहा है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने सुप्रिया श्रीनेत, जो एक दिन पहले पत्रकार थी, फिर पत्रकारिता छोड़ के नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया पॉलिटिक्स, पिताजी की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। ये नैतिकता का मीडिया पे पाठ पढ़ा रहा है। इनके यहाँ पे राजीव शुक्ला, वो भी पत्रकार थे, राइट। इनके यहाँ पे कई ऐसे पत्रकारों को इन्होंने आगे टिकट विकेट देकर चुनाव उनाव लड़वाया। आशुतोष भी थे, तो पत्रकारिता में वापस चले गए। और पत्रकारिता पर ज्ञान वो पार्टी दे रही है जिसने पहला अमेंडमेंट नेहरू जी ने लाया, तो बोलने की आज़ादी पर पहली बार जब अंकुश लगा, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से 1950s में लगा। मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार, जो फेमस लिरिक्स राइटर है, उन्होंने नेहरू जी को हिटलर बोला तो 2 साल जेल हो गई। इंदिरा जी ने तो मीडिया को क्या किया, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया इमरजेंसी में, ये तो जानते ही हैं। राजीव जी ने 2 ऐसे कानून लाए जिससे कि पूरी मीडिया कंट्रोल की जा सकती है, पर फिर उस बिल को वापस लेना पड़ा पब्लिक प्रेशर में। एक बिल तो ये था, उस समय पे ईमेल वगैरह तो नहीं थे, लेटर्स थे, टेलीग्राम थे। तो एक बिल उन्होंने जो पारित किया था वो ये था कि कोई भी टेलीग्राम सरकार पढ़ सकती है। ओके। कोई भी, मतलब किसी का भी? किसी का भी। ओके। वो इसलिए पारित नहीं, वो पार्लियामेंट से पारित हो गया। ज्ञानी ज़ैल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे, उसको उन्होंने पॉकेट वीटो कर दिया। पॉकेट वीटो मतलब राष्ट्रपति को दस्तखत करके बिल वापस भेजना पड़ता है, तब वो एक्ट बनता है। राइट। उन्होंने बिल तो ले लिया, उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किया, कभी वापस नहीं लौटाया। ओके। उन्होंने पॉकेट में डाल दिया, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। ओके। तो उसकी वजह से वो लागू नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं, इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट दे एलेज अगेंस्ट अस, कि हम आपके मेल पढ़ रहे हैं, हम आपके SMS व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं। दे हैव पास दैट लॉ इन पार्लियामेंट। जनता को पता नहीं है बात, ये लोग हमें उपदेश ज्ञान दे रहे हैं। और मॉडर्न डे में अगर राजीव गांधी के बाद देखें तो 66A इन्होंने लाया था, कितने पत्रकारों को हाउंड किया, हजारों पत्रकारों पर केस। अभी बंगाल में एक पत्रकार ने एक फेसबुक पे मीम डाल दिया, 11 साल तक केस चला। तेलंगाना में, हाँ, तेलंगाना में और कर्नाटका में जहाँ सरकार आई है, आए दिन पत्रकारों को FIR कर देते कोई चीज़ बोलने पर। अजीत भारती, उसने सिर्फ पैराफ्रेज किया आचार्य प्रमोद कृष्णम को, कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा 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 कहा राहुल गांधी के बारे में। कर्नाटका की पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गई। ओके। तो और 14 जर्नलिस्ट को तो इन्होंने अभी भी बॉयकॉट करके रखा है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी मीडिया के बारे में ना बात करे तो बेहतर है। उनका चरित्र क्या है वो देखना चाहिए उनको। मीडिया को कोई कंट्रोल करता है तो वही लोग करते हैं जो बॉयकॉट करते मीडिया को और बोलते कि नहीं नहीं, आप हमारे हिसाब से लाइन चलाओ वरना हम आपका बहिष्कार करेंगे। तुम अगर मीडिया कंट्रोल करते तो हाथरस पे इतनी स्टोरी चलती क्या? नो। इतने सारे मुद्दे जो पता चलते मीडिया के माध्यम से ही पता चलते। राइट। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलना और अपना जो कृत्य है वो दूसरों पर लगाना, ये गर्बल्स करते थे। हिटलर के जो प्रोपेगेंडिस्ट थे वो हमेशा यही बोलते थे कि अक्यूज द अदर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो ये वही करते हैं। ओके। एंड एक आरोप लगता है सर कि दैट इस देश की जो 2 सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ED और CBI,
उस पर मोदी जी का बहुत कंट्रोल है एंड मोदी जी जितने भी अपोजिशन में लीडर होते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जेल के पीछे ना ईडी भेजती है, ना मोदी जी, ना बीजेपी भेजती है, कोर्ट भेजती है। कोर्ट जेल भेजती है, कोर्ट जेल में रखती है। क्या कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? या कोर्ट पे तभी भरोसा है जब फैसला आपके हक में हो। सुप्रीम कोर्ट 20 दिन की राहत अरविंद केजरीवाल को दे दे कि आप कैंपेनिंग कर लो, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा। वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहे कि नहीं केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकती अब, तो वो खराब। मनीष सिसोदिया में बोल दे कि बेल नहीं मिल सकती, इनके खिलाफ प्रूफ है, तो वो खराब। तो ये चयनात्मक इनफैक्ट एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी जब मोदी जी दोबारा से लौटे प्रधानमंत्री के रूप में, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा शायद अब मैं नहीं लौटूंगा। नहीं, वो नहीं लौटेंगे। उन्होंने मांगा था मैंडेट, उन्होंने कहा था कि जेल का बदला वोट से दो। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल 7 सीट दिल्ली में हार गए और पंजाब में भी 13 में से केवल 3 सीट आई। तो इन 20 सीटों में तो केवल 3 सीटें आई। तो लोगों ने तो मैंडेट दे दिया कि वो कहाँ रखना चाहते हैं आपको, और इतने निर्लज है कि वहाँ से जाकर इस्तीफा भी नहीं दिया। पर सवाल ये बनता है, अब तो लालू 5 बार कन्विक्टेड है। वो तो कन्विक्टेड है ना, उनको कोर्ट ने कन्विक्ट पहली बार तब किया जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। एब्सोल्युटली सर। तो क्या ईडी सीबीआई हम मिसयूज कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव का बयान है कि कैसे यूपीए स्वयं सीबीआई के केस उनके खिलाफ खोल दी थी जब उन्होंने समर्थन सरकार को दिया था तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए। केज पैरेट तब बोला गया था। और आज जो केसेस अरविंद केजरीवाल है, जिन लोगों पे भी है, इनकी पैरवी कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये शराब घोटालेबाज है, एंड बल्कि यूपी की अलायंस का पार्ट है। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब आपके तथ्य झूठे थे क्या? दिल्ली कांग्रेस ने पहले शिकायत की थी शराब घोटाले में। राइट। पंजाब में आज भी आप उसको घोटालेबाज बोलते हो, तो पंजाब में गलत बोलते हो क्या? और बाकी सब छोड़ दो। जब राहुल गांधी कहते हैं ईडी सीबीआई मिसयूज होती है, 2 सीएम जेल में है, वही राहुल गांधी कहते हैं कि केरला के चीफ मिनिस्टर को ईडीआई अरेस्ट करे। आम आदमी पार्टी कहती है हमारे साथ ईडी का मिसयूज हो रहा है, और वही आम आदमी पार्टी जब प्रीवियसली छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल की थी, उन्होंने पीसी करके कहा कि ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप कहो तो चमत्कार दूसरे करे तो गुनहगार, ये नहीं हो सकता। राइट सर। आज से कई सालों पहले एक बात बोली जाती थी इंडिया के लिए, आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी है, कि इंडिया एक सोने की खान हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। एंड बट आज एक बात बोली जाती है, स्टिल इंडिया इज़ अ अनडेवलप्ड नेशन एंड इट्स ऑन डेवलपिंग मोड, राइट, डेवलपिंग मोड में है। एंड आपको क्या लगता है कि सर इस देश में आपके हिसाब से पर्सनली ऐसी क्या इम्प्लीकेशंस लानी चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ सके और तेज़ी के साथ प्रगति कर सके, जो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो? क्योंकि आपने अभी भारत को जो सोने की चिड़िया वाली बात कही, राइट, तो आज तो वास्तविकता में भारत का सोना वापस आ रहा है। आ रहा है। आपने देखा होगा कि जो एक समय पे 91 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के आसपास थे। राइट। आज भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $600 बिलियन है, और हमारा जो सोना विदेश में पड़ा हुआ था वो हम वापस लौटा रहे हैं और अपने आरबीआई की वॉल्ट्स में रख रहे हैं। तो भारत वास्तविक रूप में भी जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस अंग्रेज और मुगल आक्रांता आए, फिर उन्होंने लूट लिया और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय किया, तो उसमें जो मुझे लगता है कि 800 वर्ष मुगलों का शासन, 200 वर्ष अंग्रेज़ों का शासन और 70 वर्ष कांग्रेस का शासन, इन तीनों शासनों में जिस प्रकार से हमारी वो एक सोने की चिड़िया भारत को लूटा गया, तो आज उससे वास्तविक रूप से छुटकारा मिला है और इसलिए वो सोना वापस आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत फिर से उसी स्तर पर या उसी जगह पर पहुंचने के लिए फिर से प्रयासरत है जहां पर एक समय पर वो हुआ करता था। राइट सर, आपके हिसाब से, मैंने इसी में क्वेश्चन था सर कि दैट आपके हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस लाने चाहिए इंडिया के अंदर या सिटीजन्स के अंदर जिससे इंडिया बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है? देखिए, आपकी पर्सनल ओपिनियन? हाँ, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बोलूँगा कि बहुत सारी विदेशी ताकतें और उनके समर्थन के साथ देश में कुछ जो लोग हैं वो भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत की संस्थाओं पर और भारत की एकता और अखंडता पर चोट कर रहे हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर। वो चाहते हैं कि यहाँ का समाज बटे, और समाज बटेगा तो देश कटेगा और हमारी ग्रोथ घटेगी। तो ये बांटने की राजनीति जो की जा रही है जातियों के नाम पर,
नॉर्थ साउथ के नाम पर देश को अलग अलग तरीके से बांटने की भाषा बोली जा रही है। ये विदेशी द्वारा प्रायोजित ताकतें हैं जो इसको करवा रही हैं। और इसीलिए आज प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक हिंदू को एक होना है और इस प्रकार की साजिशों से बचना है। झूठ के आधार पर बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, एकता दिखाते हुए। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और अगर हम एक रहेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ पर भारत को पहुँचना है वो भारत उस मुकाम तक पहुँचेगा ही। यूनिटी इज़ द पावर। Unity is the only solution and unity is the only antidote to this kind of politics of divide and rule. Okay. जब भी हम बटे हैं तब हम कटे हैं। Right. चाहे मुगल आक्रांताओं के सामने, चाहे अंग्रेजी आक्रांताओं के सामने, और आज भी उन्हीं के मानसिकता को लेकर कुछ ताकतें जो उन्हीं की विरासत से चल रही है वो हमें बांटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो आपको सोचना है कि आप अपने आप को, मुझे एक बात बताइए, हिंदू को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र, दलित, ओबीसी, फलाना ढिमकाना सब कर दिया। मुस्लिम को कभी ऐसे बांटते हुए देखा है इन लोगों ने? नो। क्या मुस्लिम में अलग अलग लोग नहीं है क्या? मुस्लिम एक स्ट्रेट जैकेट है? नो, ऐसा तो क्यों नहीं बोलते? वहाँ पे बोलते एक हो जाओ, जिहाद करो। जिहाद। यहाँ पे हिंदुओं को बांटने के लिए आते हैं। मीडिया में भी ऐसे ही चलता है ना। मीडिया में भी आप देखोगे चुनाव होते हैं तब एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस क्या होता है? जाट वोट, ठाकुर वोट, ब्राह्मण वोट, ये वोट, दलित वोट, ओबीसी वोट, मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट। अभी एक भारतीय मुसलमान कह रहा है जाग जो, अभी भी समय है। राइट। हिंदुओं से कह रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर। ये हिंदू है तो विकास होगा। राइट। ये हिंदू है तो सेकुलर रहेंगे। ये हिंदू बटा तो ये देश, क्या एक देश रह सकता है क्या? ये देश एक नहीं रहने देंगे जो ताकत हिंदुओं को बांटना चाहती है। वो अभी भी नहीं मानते कि ये देश है। वो कहते हैं कि ये तो कुछ राज्यों की एक तरीके से राज्य कुछ एक हो गए तब देश बना है। ये देश नहीं मानते। वो इंडिया इज नेशन नहीं बोलते, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल देते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। सर जैसे जो इमर्जिंग लीडर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा सुना भी है कि पॉलिटिक्स में यंग लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग लोग, यंग लीडर्स बने एंड वो यंग विचार लाते हैं देश के अंदर, देश की प्रगति के लिए। बट एक जो हमारे देश का यूथ है, क्या स्टेप है कि पॉलिटिक्स में स्टेप कैसे रखे? पहला देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस देश में 2 टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स है। एक टेम्पलेट वो है जिसमें कि परफॉर्मेंस नहीं, केवल परिवार को देखा जाता है। और वहाँ पर अगर आप किसी परिवार से नहीं है तो आपके लिए एंट्री नहीं है। मैं उसका जीता जागता भुक्तभोगी हूँ। परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। अगर परफॉर्मेंस देखी गई होती तो कांग्रेस के लिए, मेरे लिए स्थान होता, ना कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो तीसरी बार चुनाव हरा रहा है और उसकी मौत से ऐसे ऐसे कर रही है। और दूसरी पॉलिटिक्स ऐसी है जहाँ पर एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, बूथ लेवल कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। वहाँ पर केवल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता तुम्हारा परिवार कौन है। और इसीलिए जनता को और ख़ास करके युवाओं को तय करना होगा कि वो अपने पारिवारिक नाम के आधार पर या अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस देश का युवा वो है जिसके पास 99% के पास कोई ऐसी पारिवारिक ना संपत्ति है ना नाम है। वो केवल सोचता है कि मुझे मौका, अवसर मिले और मैं परफॉर्म करूं। जैसे टीम इंडिया बिल्कुल जो क्रिकेट खेलती है, वो बड़े बैट्समैन का बेटा वहाँ पे नहीं खेलता। हाँ, पर एक विराट कोहली जो है वो कर सकता है। एक जो हमारा सूर्य कुमार यादव है वो कैच पकड़ लेता है। अर्शदीप जो है वो बॉलिंग अच्छी कर लेता है। बुमराह जो है विकेट ले लेता है। तो वो बुमराह के फादर बॉलर नहीं थे, अर्शदीप के फादर बॉलर नहीं थे। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल लागू होता है वो एक राजनीतिक दल लागू करती है, वो है नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी। अगर मान लीजिए कि केवल खिलाड़ियों के बेटे बेटी खिलाड़ी बनते हैं तो क्या होता? क्रिकेट की टीम कांग्रेस बनाती तो कांग्रेस की टीम के हिसाब से कपिल देव का बेटा होता, उसमें सैयद किरमानी का बेटा हो जाता, रवि शास्त्री का बेटा या बेटी जो भी है वो हो जाते हैं। वो टीम वर्ल्ड कप जिता पाती क्या? नो, बट ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये मोदी वाली टीम है। तो मोदी वाली टीम में आप आइए जहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करता है, नॉट परिवार। और यही जो है सबसे ज़रूरी युवाओं को सोचना है। बस सर एक चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। अगर पॉलिटिक्स के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इस देश के लिए सर्व करूँ, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
भाजपा के साथ जुड़िए। भाजपा के साथ जुड़िए जी। एंड कार्यकर्ता के रूप में हम स्टार्ट कर सकते हैं। जुड़कर मुझे लगता है बहुत सारे अवसर हैं युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए। ओके, सो सर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि दैट आप हमारे शो पे आए और आपने काफ़ी मुद्दों पर बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है लोगों को, जो क्लैरिटी अभी तक नहीं थी। सो थैंक यू फॉर कमिंग सर। एंड मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बहुत शानदार काम करते रहें सर इस देश के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग अ गेस्ट ऑन माय शो एंड इट्स आवर ऑनर टू हैव यू इन द शो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Yeah. जय हिंद, जय भारत।